हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में अबाउट सिक्योरिटीज, अबाउट सिक्योरिटी एनालिसिस, अबाउट इन्वेस्टमेंट, अबाउट पोर्टफोलियो। इन टॉपिक्स पे हम इस समय डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने इस सब्जेक्ट पे बनाई हुई है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। एंड इस सीरीज में आज मेरा 17th लेक्चर वीडियो है। 16 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है अबाउट इन्वेस्टमेंट, अबाउट प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हमारा 17th लेक्चर है एंड इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। तो जो लास्ट लेक्चर था ना, लेक्चर नंबर 16, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था अबाउट सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, हिस्ट्री क्या है स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट के फंक्शन क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी जो उनका रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने समझा था। तो हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट का जो स्ट्रक्चर है दैट इज 3 टियर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, वो समझा था। कौन कौन से एक्ट्स हैं, तो 4 इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जो स्टॉक मार्केट या कह लीजिए सेकेंडरी मार्केट को गवर्न करते हैं, रेगुलेट करते हैं, तो उसके बारे में समझा था। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि इंडिया में इस समय दिसंबर 2023 में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज हैं। तो बताइए कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में डिटेल में उनके नाम सब मैंने बताया है, तो वो लेक्चर भी जरूर देखिएगा। अगर देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंडिया में प्रेजेंटली दिसंबर 2023 में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं। ठीक है, एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे होती है ट्रेडिंग, सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में कैसे होती है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। उसके आगे हमें सेटलमेंट पढ़ना है, फिक्स्ड एंड रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम होता है वो पढ़ेंगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम जल्दी से आज का लेक्चर फिर स्टार्ट करते हैं। ब्रोकर्स, तो सबसे पहले जरा ट्रेडिंग समझने से पहले, शेयर को कैसे बाय सेल किया जाता है वो समझने से पहले जरा हम समझते हैं कि ब्रोकर कौन होते हैं, इनका क्या रोल है। शेयर की ट्रेडिंग में ब्रोकर का क्या रोल है। अगर मुझे शेयर खरीदना है, ये इन्वेस्टर है, इसको अगर शेयर खरीदना है तो ब्रोकर का क्या रोल है। देखिए, ये तो हो गया स्टॉक एक्सचेंज, ये आपका एनएससी या बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो इसमें ब्रोकर का क्या रोल है तो बता दूं, इन्वेस्टर को अगर कोई शेयर खरीदना है, किसी एक्स कंपनी के शेयर खरीदना है, तो इन्वेस्टर डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से शेयर नहीं खरीदता है। इन्वेस्टर को कोई इंटरमीडियरी चाहिए होता है। ठीक है, तो वहीं पे रोल आता है ब्रोकर का। ये जो ब्रोकर होते हैं ये रजिस्टर्ड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। ये जो ब्रोकर होते हैं ये सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। सेबी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो ब्रोकर्स होते हैं ये सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं, प्लस ये स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, दे आर रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड बॉडी होते हैं ये ब्रोकर। और ये जो इन्वेस्टर है, इसको अगर शेयर खरीदना है तो ये ब्रोकर के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद सकता है, बेच सकता है। ठीक है, इन्वेस्टर डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से शेयर नहीं खरीदता, उसको ब्रोकर बीच में इंटरमीडियरी आता है। ब्रोकर बहुत सारे हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा ग्रो ऐप, ग्रो का नाम सुना होगा, बहुत टीवी में ऐड आता है। ग्रो है, जीरोधा है, इंजन वन है, अप स्टॉक है। तो ये सब कौन है, ये ब्रोकर है जो आपके शेयर खरीदने एंड बेचने में इंटरमीडियरी का काम करते हैं। इन्वेस्टर डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से शेयर नहीं खरीदता है, एक इंटरमीडियरी की जरूरत होती है, तो वही है ब्रोकर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, ब्रोकर के अंदर सब ब्रोकर भी होते हैं, बट फिलहाल चलिए हम ब्रोकर की बात कर रहे हैं। तो ये ब्रोकर होता है। ठीक है, अब ये जो ब्रोकर होते हैं दे आर रजिस्टर्ड, ऐसा नहीं है कोई भी ब्रोकर हो जाएगा, दे आर रजिस्टर्ड। ये जो ब्रोकर्स होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो दे आर रजिस्टर्ड विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होते हैं, सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं। और ये जो ब्रोकर्स होते हैं ये अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते, दे हैव टू अबाइड द कोड ऑफ कंडक्ट। जो भी कोड ऑफ कंडक्ट, सेबी की गाइडलाइन हमने पढ़ा था ना, सेबी एक्ट 1992, तो सेबी एक्ट 1992 में ब्रोकर को क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है, स्टॉक एक्सचेंज को क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है, इन्वेस्टर को क्या फॉलो करना है, सब कुछ बहुत डिटेल में लिखा है। ठीक है, तो ब्रोकर हैज टू अवॉइड द कोड ऑफ कंडक्ट विच इज लेड डाउन बाय सेबी। सेबी ने जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है वो ब्रोकर को फॉलो करने हैं।
ठीक है। एंड ब्रोकर, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट इसलिए बनाए गए हैं ताकि कोई भी माल प्रैक्टिसेस ना हो, कोई भी मैनिपुलेशन ना हो, कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस रिगिंग, इस टाइप की कोई भी चीजें ना हो। ठीक है। और एक बात और है कि अगर ऐसा पाया गया कि ब्रोकर कुछ मैनिपुलेशन कर रहा है, ब्रोकर कुछ प्राइस रैगिंग कर रहा है, या ब्रोकर कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है इन्वेस्टर को, जिससे इन्वेस्टर का कुछ नुकसान हो रहा है या इन्वेस्टर के हित में काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए। ठीक है। और ऐसा पास पे बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ हुआ है कि अगर वो किसी मैनिपुलेशन में, मैल प्रैक्टिसेस में पाए गए हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है। तो दिस इज ब्रोकर, ये ब्रोकर होते हैं। यहां तक समझ में आया? चलिए अब आगे, अब मैं बताती हूं कि अगर आपको शेयर खरीदना है, बाय करना है या सेल करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले सपोज करिए हम एक इन्वेस्टर है, मैं एक इन्वेस्टर हूं। ठीक। अब मुझे अगर शेयर खरीदना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू लोकेट अ रजिस्टर्ड ब्रोकर। मुझे सबसे पहले एक रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड ब्रोकर ढूंढना होगा जो मुझे प्रॉम्प्ट एंड इफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड करे। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, ग्रो है, जीरोदा है, एंजल वन है, आईसीआईसी डायरेक्ट है, शेयर खान है, बहुत सारे हैं। तो मुझे जो सूटेबल पड़ रहा है फिर मैं वहां पे अपना ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट ओपन करवाऊंगी। मैं क्या करूंगी? वहां पे अपना ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट ओपन करवाऊंगी। तो अब आपका सवाल ये होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है? तो मैं बताती हूँ दोनों क्या होता है और इनका काम क्या है। ठीक है। देखिए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट एक तरीके का इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। देखिए नाम क्या है? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब बाय सेल, यानी ये वो अकाउंट है जिसके तहत मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बाय सेल कर सकती हूँ। इसमें क्या होता है? आपको एक क्लाइंट आईडी प्रोवाइड की जाती है। आईडी कोई 6 नंबर, 6 डिजिट या 8 डिजिट का एक नंबर होगा। तो मतलब जब भी मैं ट्रेड करूंगी, शेयर बाय सेल करूंगी, तो मुझे अपनी आईडी डालनी पड़ेगी ना। या कह लीजिए मुझे एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा तो उसमें जब मैं लॉग इन होगा ना, तो वही है। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनता है ताकि आपको एक आईडी प्रोवाइड कर दी जाती है जिसके तहत आप कोई भी शेयर जो है बाय कर पाते हैं एंड सेल कर पाते हैं। ठीक। तो ये काम होता है ट्रेडिंग अकाउंट का। तो ट्रेडिंग अकाउंट एक टाइप का इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जिसके तहत जो भी इंडिविजुअल है या कोई भी एंटिटी है वो ट्रेड कर पाती है सिक्योरिटीज में। ट्रेड मतलब बाय सेल कर पाती है, चाहे शेयर का हो, बॉन्ड का हो, फ्यूचर का हो, ऑप्शन का हो, कमोडिटी का हो, खरीद बेच पाती है। तो ये एक तरीके से कह लीजिए जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये एक तरीके से गेटवे की तरह काम करता है जिसके तहत आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर पाते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। शेयर को खरीदने बेचने के लिए हमें चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक। अब आप सोच रहे होंगे इस डीमैट अकाउंट का क्या काम है? तो देखिए ये शॉर्ट नाम है, डीमैट शॉर्ट है, इसका फुल फॉर्म है डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइज कह लीजिए, डीमटेरियलाइज। ठीक है। तो जैसे बैंक अकाउंट में हमारे क्या रहते हैं? बैंक अकाउंट में पैसे रहते हैं ना, उसी तरीके से ये जो डीमैट अकाउंट है ना, इसमें आपके शेयर रहते हैं। जैसे बैंक में आपका कैश रहता है, पैसे रहते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट में क्या रहता है? डीमैट अकाउंट में शेयर रहते हैं। पर किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या कह लीजिए डिजिटल फॉर्म में। पहले क्या होता था? हमारे पेरेंट्स के पास पहले क्या होता था? जो शेयर सर्टिफिकेट होते थे, ऐसे करके शेयर सर्टिफिकेट होते थे। कंपनी शेयर, अगर किसी के पास शेयर है तो कंपनी ऐसे शेयर सर्टिफिकेट इशू करती थी। ठीक है। लेकिन अब क्या है? अब शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं। हमें एक डीमैट अकाउंट, अगर मुझे शेयर में ट्रेडिंग करनी है तो मुझे एक डीमैट अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मैं शेयर खरीदूंगी वो रहेंगे कहाँ? ठीक है। जो भी मैं शेयर खरीदूंगी वो रहेंगे कहाँ? तो वो रहेंगे डीमैट अकाउंट में। तो डीमैट अकाउंट हेल्प इन होल्डिंग द शेयर या सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। जो डीमैट अकाउंट है ये हेल्प करता है, इसमें हम अपनी शेयर या कोई भी सिक्योरिटी हो, डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, आपका म्यूचुअल फंड हो, इन सबको डिजिटल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रख सकते हैं। देखिए ये लिखा है मैंने यहाँ पे कि इसको और क्या कहा जाता है? इसको डीमटेरियलाइज अकाउंट भी कहा जाता है। और इसका फायदा क्या है? इस अकाउंट से देखिए हम ट्रैक रख पाते हैं कि मेरे पास कौन कौन से म्यूचुअल फंड है, मेरे पास कौन कौन से शेयर है, कौन से बॉन्ड है, डिबेंचर है, ये सब एक जगह रह पाएगा। ठीक है। तो ये इसका फायदा है डीमैट अकाउंट का। तो डीमैट अकाउंट बेसिकली इट होल्ड्स द शेयर्स एंड सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। डीमैट अकाउंट शेयर एंड सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है। सारे शेयर इसी में रहते हैं, डिबेंचर, बॉन्ड, फ्यूचर, ऑप्शन। तो ये हो गया रोल डीमैट अकाउंट का एंड ट्रेडिंग अकाउंट का। तो मुझे अगर ट्रेडिंग करनी है, बाय सेल करना है, शेयर खरीदना है, तो क्या करना है? सबसे पहला स्टेप एक रजिस्टर्ड ब्रोकर सर्च करना है, फिर उसके बाद वहां पे मुझे अपना ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट खुलवाना है।
अच्छा, एक चीज बस मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका डीमैट अकाउंट किसी दूसरे ब्रोकर के पास हो, ट्रेडिंग अकाउंट किसी दूसरे ब्रोकर के पास हो, ऐसा भी हो सकता है। लोग ऐसा करते हैं कि डीमैट अकाउंट किसी बैंक में खुलवाते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट किसी ब्रोकर के पास, तो ऐसे भी होते हैं। बट कोशिश करें कि डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एक ही जगह पे हो तो थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा। ठीक, तो ये हो गया यहां तक। फिर इसके आगे मैंने अच्छा लास्ट लेक्चर में पूछा था कि 2 डिपॉजिटरीज के नाम आपको बताने हैं। देखिए, मैंने ये तो कह दिया कि आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है, लेकिन ये डीमैट अकाउंट जिस ब्रोकर के पास आप खुलवाएंगे, ठीक है, तो क्या वो ब्रोकर आपके शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखेगा? ये हो गया इन्वेस्टर, ये हम है, ठीक है, इन्वेस्टर है। सपोज करिए मैंने इस ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया, तो क्या ये ब्रोकर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उन शेयर को रखेगा? नहीं, ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन होगा किसके पास? डिपॉजिटरी के पास। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है। पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, आपको बताना था कि इंडिया में 2 डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। तो इंडिया में 2 डिपॉजिटरी ये है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सीडीएसएल का है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये इंडिया की 2 डिपॉजिटरी हैं। एंड हर ब्रोकर, चाहे ग्रो हो, जीरोधा हो, शेयर खान हो, एंजल ब्रोकिंग हो, हर ब्रोकर या तो एनएसडीएल या सीडीएसएल या दोनों में ही रजिस्टर्ड होता है। यानी हम जो शेयर रख रहे हैं अपने डीमैट अकाउंट में, ये अल्टीमेटली कहां पे रह रहा है? ये एनएसडीएल में या सीडीएसएल में होता है हमारा शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इंडिया में दो डिपॉजिटरी है, कौन से? एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। यहां तक हो गया, अब समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मुझे शेयर खरीदने हैं, हमारा अकाउंट वगैरह खुल गया, हमारा डीमैट अकाउंट खुल गया, ट्रेडिंग अकाउंट खुल गया, अब मुझे शेयर खरीदने, तो मुझे क्या प्लेस करना पड़ेगा? ऑर्डर। ठीक है, मुझे क्या प्लेस करना पड़ेगा? ऑर्डर। तो मैं प्लेस करूंगी ऑर्डर टू बाय और सेल। मुझे अगर शेयर खरीदना है तो बाय का ऑर्डर, अगर बेचना है तो सेल का ऑर्डर। तो सपोज करिए मुझे खरीदना है, तो मुझे बाय का ऑर्डर प्लेस करना होगा। ठीक है, उसमें मैं मेंशन करूंगी कि मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर चाहिए। तो सपोज करिए मुझे 10 नंबर ऑफ शेयर खरीदने हैं किसी एक्स कंपनी के। एक्स कंपनी कुछ भी हो सकती है, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, पीएनबी, कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री, आरएनआरएल, कोई भी कंपनी। ठीक है, तो वो मैं कंपनी स्पेसिफाई करूंगी और नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, तो ये मैं ऑर्डर प्लेस करूंगी अपने ब्रोकर के पास। मैं इन्वेस्टर हूं ये, और मैं अपने ब्रोकर के पास ये ऑर्डर प्लेस करूंगी। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब एक सवाल ये आता है कि हाउ आई विल प्लेस द ऑर्डर, कैसे ऑर्डर प्लेस करूंगी? मैंने कह दिया ऑर्डर प्लेस करेंगे, बट कैसे प्लेस करेंगे ऑर्डर? कैसे मैं अपने ब्रोकर को बोलूंगी? तो पहला तरीका मेरे पास ये है कि मैं ब्रोकर को कॉल कर सकती हूँ। ब्रोकर के पास कॉल सेंटर्स होते हैं, ठीक है, जहां पे ये फैसिलिटी होती है कि मेरे पास, मुझे फोन करना होता है, मुझे अपनी जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो मैं बताऊंगी, तो ब्रोकर के जो कॉल सेंटर्स होते हैं वहां पे मेरी ट्रेडिंग आईडी खोली जाएगी और वहां उस अकाउंट से शेयर को खरीदा जा सकता है और बेचा जा सकता है। पहला तरीका ये है, कॉल करके। दूसरा तरीका क्या है कि मैं ऑनलाइन खुद से कर लूं, और यही तरीका मैक्सिमम लोग आज के टाइम पे यूज करते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, एंड उससे जैसे आप बैंक की साइट होती है ना, आप लॉग इन करते हैं, एकदम सेम वही तरीका। आप बैंक की साइट जैसे, मतलब सॉरी, अपने जो भी ब्रोकर है उसकी साइट पे लॉग इन करेंगे अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डाल के, और फिर उसके बाद विंडो खुलेगी, पूरा शेयर आपके लिस्टेड होंगे, प्राइस वगैरह, वॉल्यूम, सब कुछ होगा। आपको ऑर्डर की विंडो खोलनी होगी, ऑर्डर में आपको बाय की विंडो खोलनी होगी, और विंडो बाय की खोलेंगे और खुद ही ऑर्डर, बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर होता है, आप खुद ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ऑनलाइन खुद से कर सकते हैं। या तीसरा तरीका क्या है, ब्रोकर्स के ऑफिस में। ब्रोकर्स ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि इनके ऑफिस में ऐसे करके स्क्रीन लगी रहती है, यहाँ पे इनका पर्सन जो होता है वो बैठा रहता है, और जो लोग सपोज करिए फोन भी नहीं कर सकते, खुद से भी नहीं कर सकते, वो ब्रोकर के ऑफिस में जाके इसी मतलब यहाँ जो पर्सन बैठा रहता है इसी के पीछे जाके यहाँ पे बैठ जाते हैं, और जब भी रेट आए या जो कुछ भी है, यही बैठे बैठे ये इस पर्सन से ट्रेड लगवा लेते हैं अपना। तो ये तीनों तरीके से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक, ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे ऑर्डर मतलब क्या, ऑर्डर कैसे लगाएं, ऑर्डर कितने टाइप के होते हैं, तो जरा ये देख लेते हैं। तो बताऊं, ऑर्डर 3 टाइप के होते हैं। जो आप ऑर्डर लगवाएंगे शेयर खरीदने के, ये 3 टाइप के ऑर्डर होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मार्केट ऑर्डर, एक होता है लिमिट ऑर्डर, एक होता है स्टॉप लॉस। ये 3 टाइप के ऑर्डर होते हैं। ठीक, अब ये क्या होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहला है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, मार्केट ऑर्डर यानी
इस ऑर्डर में क्या होता है, ये जो ऑर्डर होता है बाय सेल का, इसमें क्या होता है, जो इस समय मार्केट में रेट चल रहा है उसी पे खरीद लो। जैसे सपोज करो मुझे आईसीआईसी बैंक के शेयर खरीदने हैं, ठीक है, मुझे आईसीआईसी बैंक के शेयर खरीदने हैं, अब भले इसका जो भी रेट चल रहा है, ठीक, इसका कुछ सपोज करो मुझे किसी एक्स कंपनी के शेयर खरीदने हैं, इसका कुछ भी रेट चल रहा है, मुझे लेना ही लेना है, चाहे ये 100 रुपए चल रहा है, चाहे ये 101 चल रहा है, चाहे 99 चल रहा है, मुझे लेना ही लेना है, मार्केट रेट पे लेना है, मतलब अभी जो भी चल रहा है मुझे बस लेना है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए ले रही हूँ, ठीक। तो मार्केट ऑर्डर मतलब क्या होता है, मार्केट ऑर्डर मतलब जो इस समय रेट चल रहा है, जो मार्केट का इस समय करंट बेस्ट अवेलेबल प्राइस है, उस पे शेयर खरीदा जाएंगे। क्योंकि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो उसमें पूछता है आपको, आपका ऑर्डर किस टाइप का है, एमओ होगा कि एलओ होगा कि एसएल होगा, ठीक। तो अगर मुझे लेना ही लेना है, अभी जो भी रेट चल रहा है उस पे मुझे लेना ही लेना है, तो मैं लगाऊंगी एमओ। एमओ मतलब मार्केट ऑर्डर, यानी मार्केट में इस समय जो रेट चल रहा है उस पे खरीद दो। तो यहाँ पे क्या है, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, इस बात की तो गारंटी है, मिलेगा ही मिलेगा मुझे शेयर, ठीक है। लेकिन उसमें प्राइस स्पेसिफाई नहीं है, कि ऐसा हो सकता है कि इस समय दिखा रहा है स्क्रीन पे 100 रुपए, पर जब तक मैं खरीदूं, ऑर्डर प्लेस करूं, वो 100 रुपए 75 पैसे हो जाए, या क्या पता वो 101 भी हो सकता है। तो दैट इज मार्केट ऑर्डर। अगला क्या है, लिमिट ऑर्डर। अगला क्या है, लिमिट ऑर्डर। नाम से इसका काम पता चल रहा है। लिमिट मतलब यहाँ पे लिमिट लग गई है। जैसे अगर कोई शेयर है 100 रुपए 50 पैसे पे चल रहा है, पर मुझे वो शेयर 100 रुपए पे ही खरीदना है। अगर 100 रुपए 10 पैसा भी होगा, मुझे नहीं खरीदना, मुझे 100 रुपए पे ही खरीदना है। अगर इस रेट पे आए तो खरीदाए, वरना मत खरीदाए, कोई बात नहीं। तो तब अगर ऐसी कंडीशन है तो मैं लगाऊंगी एलओ, यानी लिमिट ऑर्डर। तो इसमें क्या होगा कि स्पेसिफाइड प्राइस मैं डिफाइन करूंगी। जब मैं ऑर्डर की विंडो खोलूंगी तो इसमें पूछेगा कौन सा ऑर्डर, तो मैं लगाऊंगी एलओ, लिमिट ऑर्डर। और फिर मुझे अपनी लिमिट देनी होगी कि मैं किस प्राइस पे खरीदना चाहती हूँ। तो मैंने अगर लगाया 100, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आज की डेट पे जो क्या बोलते हैं शेयर की प्राइस है वो 100 रुपए आई, तो वो शेयर ट्रेड होगा, यानी एग्जीक्यूट होगा। और अगर वो 100 नहीं आई तो नहीं एग्जीक्यूट होगा। आज सपोज करिए उसी शेयर ने 100 रुपए 10 पैसे लोएस्ट बनाया, तो यानी मेरा शेयर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मुझे शेयर नहीं मिला। और अगर 100 रुपए आया, उसका रेट गिर के बीच में थोड़ी देर के लिए 100 रुपए आया, फिर ऊपर बढ़ गया, तो फिर मेरा मुझे शेयर मिल जाएगा। तो ये होता है लिमिट ऑर्डर। अगला जो तीसरा है दैट इज स्टॉप लॉस। अगला तीसरा क्या है, स्टॉप लॉस। देखिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा अलग सा एक है। स्टॉप लॉस बेसिकली क्या होता है, सपोज करिए मैंने कोई शेयर खरीदे हुए हैं 100 रुपए के रेट पे, एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। 100 रुपए के रेट पे मैंने कोई शेयर खरीदे हुए हैं, ठीक है। अब खरीद चुकी हूँ मैं, इस पे बाय कर चुकी हूँ। अब ये शेयर ऊपर जा रहा है, ये गया 104, 105, 106, ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। बट मुझे कुछ काम है, मेरा दूसरे काम भी है, तो अब मैं देखती तो रहूंगी नहीं स्क्रीन के सामने बैठ के, तो फिर इसलिए मैं स्टॉप लॉस भी लगा सकती हूँ। स्टॉप लॉस जैसे मैंने 105 पे स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। ये शेयर अभी 106 चल रहा है, पर ये ऊपर बढ़ रहा है, तो मैंने अगर इस 105 पे स्टॉप लॉस लगा दिया, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये ऊपर जाएगा तो ये जाने दें, ठीक है। ऊपर जाएगा तो जाने दे, क्या पता ये 110 पे चला जाए, 100 रुपए का शेयर खरीदा 110 चला जाए, क्या पता, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो जाने दे, लेकिन अगर ये नीचे गिरा तो मैक्सिमम ये 105 पे अगर मतलब मैक्सिमम 105 तक ही, मतलब मैं अगर देख रही हूँ तो यानी 105 पे ट्रेड हो जाए। अगर ये 105 टच कर दिया तो ये 105 पे ट्रेड हो जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आ रहा है। जैसे मैंने अगर शेयर 100 रुपए का खरीदा है, तो ये ऊपर जा रहा है तो जाने दे, लेकिन अगर ये नीचे आ रहा है, तो मैंने अगर 105 पे लगा दिया या 102 पे लगा दिया है, तो ऊपर जाएगा तो ट्रेड नहीं होगा। लेकिन अगर नीचे वापस गिरने लगा, कोई जरूरी है शेयर ऊपर जाए, नीचे भी तो जा सकता है, बट नीचे जाए तो 105 पे ये ट्रेड हो जाए, यानी ट्रेड हो जाए मतलब सेल हो जाए। खरीदा है तो बेचना पड़ेगा ना, खरीदा है तो मुझे बेचना होगा ना, तो फिर ये सेल हो जाए। तो इस टाइप के जो ऑर्डर होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, यानी जो लॉस हो सकता है उसको मैं स्टॉप कर रही हूँ, ठीक। और जनरली ये तब लगाया जाता है जब मैं स्क्रीन के सामने पूरे टाइम नहीं बैठ सकती हूँ, ठीक है, मेरे कुछ दूसरे काम है, तो फिर स्टॉप लॉस लगा के हम स्क्रीन से हट जाते हैं। तो दिस इज स्टॉप लॉस। तो ये 3 टाइप के ऑर्डर होते हैं। यहां तक समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें जो ब्रोकर है उसको ऑर्डर रिसीव हो गया, ठीक है। हम है इन्वेस्टर, हमने ऑर्डर प्लेस किया ब्रोकर के पास, ठीक है, चाहे फोन से, चाहे खुद से, चाहे उसके ऑफिस जाके ऑर्डर प्लेस किया। अब ब्रोकर जो है अपने सॉफ्टवेयर में उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट, मतलब उस ऑर्डर को आगे फ्लोट करेगा एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक। अब क्या होता है, एक टर्म आता है मैचिंग। मैचिंग का क्या मतलब है कि सपोज करो मैं बायर हूं, ठीक है, मुझे खरीदना है शेयर, तो अगर मैं 100 रुपए पे खरीदना चाहती हूँ, तो अगर कोई उसी शेयर को 100 रुपए पे बेचना चाहता है ना,
तभी मेरा जो ट्रेड है, मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा। ये बात समझ में आ रही है? फिर से बोलती हूँ, मैं अगर बायर हूं, मुझे 100 रुपए में शेयर खरीदना है, तो अगर कोई सेलर होगा जो 100 रुपए में बेचना चाह रहा होगा, ठीक है, तब क्या होगा, मेरी ये मैचिंग हो जाएगी, मेरा मेरा बाय का ऑर्डर और उसका सेल का ऑर्डर क्या हुआ, मैच हो जाएगा। और तब मैच हो जाएगा तो क्या है, जो अभी तक ऑर्डर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए ऑर्डर मतलब, ऑर्डर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मैं लगा सकती हूँ मुझे 10 रुपए पे खरीदना है, मुझे 90 रुपए पे खरीदना है, कुछ भी ऑर्डर लगा सकते हैं, बट वो रेट आए ना आए, ठीक है, तो वो रेट अगर आ जाता है तो उसको कहा जाता है कि ट्रेड हो गया या एग्जीक्यूट हो गया। तो वो कैसे होता है, वो मैचिंग होती है। अगर मैं बायर हूं तो मुझे एक सेलर चाहिए, अगर मैं सेलर हूं तो एक बायर उसी रेट पे लगाए, और वो ऑर्डर मैच हो जाता है तब जाके एग्जीक्यूट होता है। तो वही लिखा है, वंस मैचिंग ऑर्डर इज फाउंड ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड। ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और फिर एंड ऑफ डे 3:30 पे मार्केट क्लोज होता है, उसके बाद एंड ऑफ डे जो ब्रोकर होता है हमें क्या देता है, हमें देता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है मेल के द्वारा, अभी भी मेल से आता है, ईमेल से हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट डेली का मिल जाता है, जो भी हमने आज ट्रेड किया है वो हमें मेल से आ जाता है, मेल मतलब ईमेल से। पहले के टाइम में कोरियर से कॉन्ट्रैक्ट नोट जाते थे, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होते हैं इसमें पूरी डिटेल होती है, आपने किस कंपनी के शेयर खरीदे, पहले तो पूरा आपका नाम, ट्रेडिंग अकाउंट नंबर, डीमैट अकाउंट नंबर, कहाँ पे आपका ये जो अकाउंट है, सारी डिटेल रहेगी। उसके बाद किस कंपनी के शेयर खरीदे, कितने नंबर ऑफ शेयर खरीदे, किस प्राइस पे खरीदा, क्या ब्रोकरेज लगी, क्या टैक्स दिया, क्या डेट ऑफ डिलीवरी है, सारी डिटेल रहती है कॉन्ट्रैक्ट नोट में। ठीक है, तो ये एंड ऑफ डे, आप जब ट्रेड आज का कर लेते हैं उसके बाद एंड ऑफ डे आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है ईमेल पे, या पहले के टाइम में होता था कि कोरियर से कॉन्ट्रैक्ट नोट जाते थे। ठीक है, एंड आजकल तो शेयर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। पहले जब फिजिकल फॉर्म में जब शेयर होते थे तो क्या होता था, जब फिजिकल ट्रेडिंग फॉर्म होता था तब उसमें केस में जो ब्रोकर था उसको जब क्लियरिंग हाउस, एक क्लियरिंग हाउस होता है, आगे जब हम डिपॉजिटरी पढ़ेंगे तो वहां बताऊंगी, क्लियरिंग हाउस से जब ब्रोकर को शेयर सर्टिफिकेट मिल जाता था तो ब्रोकर फिर वो शेयर सर्टिफिकेट किसको दे देता था, इन्वेस्टर को दे देता था। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और आज के टाइम में डीमैट है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में। तो आजकल क्या होता है, आज जब ब्रोकर को शेयर आ जाते हैं, ठीक है, डिपॉजिटरी से जब ब्रोकर को शेयर मिल जाते हैं तो ब्रोकर जो है ट्रांसफर कर देता है इन्वेस्टर के अकाउंट में शेयर। ठीक है, एंड इन्वेस्टर का अकाउंट होना चाहिए, एक चीज है, इन्वेस्टर का अकाउंट होना चाहिए ना, कौन सा अकाउंट, डीमैट अकाउंट होना चाहिए, बताया था ना, क्योंकि आपने शेयर तो खरीद लिए लेकिन अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप शेयर को रखेंगे कहां, तो वही चीज लिखा है कि इन्वेस्टर शुड हैव अ डीमैट अकाउंट इन डीपी। ठीक, और इसी तरीके से ये तो खरीदने के केस में हो गया, उसी तरीके से अगर मैंने शेयर सेल किए हैं तो क्या होगा, तो मुझे जो भी पेमेंट रिसीव होनी है, मैंने अगर शेयर बेचे हैं तो मुझे पेमेंट रिसीव होगी ना, तो जब मेरे जो ब्रोकर है उसको जब पेमेंट मिल जाएगी दूसरे ब्रोकर से, परचेजिंग ब्रोकर से जब उसे पेमेंट मिल जाएगी तो वो मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर देगा। तो ये होता है बाय सेल का। ठीक, अब एक चीज और है, देखिए मैंने एक वर्ड यहाँ पे यूज किया है डिपॉजिटरी, जो मैंने बताया था एनएसडीएल सीडीएसएल, और देखिए यहाँ पे मैंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक वर्ड यूज किया है। तो एक बात बताइए, क्या ये दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरी जो ऑफलाइन क्लास है इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था और मुझे जान के ताजुब हुआ कि क्यों कंफ्यूजन रह गया, तो इसलिए मैं जरा आपको क्लियर कर दे रही हूँ। ये जो डिपॉजिटरी है एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है ना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक, ये क्या है आपको बताती हूँ। ठीक है, अच्छा, पर उससे पहले ना मैं थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में, मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से एंड सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी दिसंबर 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी, बट ये अभी तक है दिसंबर 2023 तक, सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा और मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो सब्जेक्ट है, कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट चैनल पे है, कुछ सब्जेक्ट सेकंड चैनल पे है। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कैसा था लेक्चर, एंड इंस्टाग्राम पे ही मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए। एंड अगर मेरे नोट्स चाहिए, मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, क्या ये अलग है या सेम है, क्या है।
तो देखिए मैंने बताया था डिपॉजिटरी दो है इंडिया में, कौन कौन सी, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, बताया था ना। एनएसडीएल सीडीएसएल इंडिया की दो डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये है आपका इन्वेस्टर। तो अगर इन्वेस्टर को शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने हैं तो क्या वो डायरेक्टली एनएसडीएल या सीडीएसएल में रखता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। बीच में यहाँ पे भी कौन आते हैं, ये डिपॉजिटरी है, बीच में आता है आपका डीपी। डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ठीक है। ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं ये एक तरीके के एजेंट होते हैं, किसके, डिपॉजिटरी के। ये है आपकी डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी केवल दो है इंडिया में, एनएसडीएल सीडीएसएल। इनके एजेंट होते हैं डीपी, ठीक है। इनके एजेंट कौन होते हैं, डीपी। तो इन्वेस्टर को शेयर रखना है तो इन्वेस्टर को डीपी में अपना अकाउंट खुलवाना होगा, यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में अपना अकाउंट खुलवाना होगा, ठीक है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक टाइप का इंटरमीडियरी होते हैं। ये क्या होते हैं, इंटरमीडियरी होते हैं, किसके किसके बीच में, डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर के बीच में। ये बात समझ में आई। ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ये हैं, ये क्या होते हैं, ये इंटरमीडियरी होते हैं, किसके किसके बीच में, डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर के बीच में इंटरमीडियरी होते हैं, ठीक। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बेसिकली वही ब्रोकर्स, शेर खां, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, ग्रो, जीरोधा, ये सब जो है ये सब डीपी हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। आप इनके यहाँ पे डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड ये लोग इनसे रजिस्टर्ड होते हैं। तो अल्टीमेटली आपके शेयर इन्हीं के पास सेव होंगे, लेकिन आप वही बीच में इंटरमीडियरीज होते हैं, ब्रोकर्स मतलब होते हैं, बीच में एक एजेंट्स होते हैं, तो उन्हें कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और जो डीपी एंड डिपॉजिटरी के बीच में जो अग्रीमेंट है वो होता है डिपॉजिटरी एक्ट के तहत। बताया था ना, डिपॉजिटरी एक्ट 1996। तो इस एक्ट के तहत अग्रीमेंट होता है किसके बीच में, डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बीच में, कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा। तो समझ में आ गया। तो अब ये मत कहिएगा कि डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक ही बात है, नहीं, दोनों अलग अलग है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एजेंट होता है, ठीक है, डीपी एजेंट होता है। जैसे आपका शेर खान है, मोतीलाल ओसवाल, ग्रो, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, ये सब। एंड डिपॉजिटरी की बात करें तो इंडिया में केवल दो डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन सी, एनएसडीएल, सीडीएसएल। और इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। आई होप जो मैंने पढ़ाया आज अच्छे समझ में आया होगा। तो हम लोग ये सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, ये सारे टॉपिक हमने कर लिए। अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी आपको सेटलमेंट सिस्टम एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ये सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने जितना पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।